हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोअम को विस्तार पूर्वक मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं और आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोअम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज जॉन डन अ ब्रिटिश पोइट बॉर्न। अब देखिए, दो क्वेश्चंस का समावेशन इसमें किए हैं। जॉन डन का जन्म कब हुआ था और जॉन डन कहाँ के थे। तो जॉन डन ब्रिटिश पोइट थे पहला। अब जॉन डन का जन्म कब हुआ था तो 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में जॉन डन साहब का जन्म हुआ था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। ये आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बाय 1630 Dunn's health completely broke down and his life came to its end on 1630 ईस्वी तक जॉन डन का तबीयत पूर्ण रूपेण खराब हो चुका था और उनके जीवन का अंत 1631 में हुआ, 1630 में, 1632 में, 1635 ईस्वी में। अब कहने का मतलब है कि इनका मृत्यु कब हुआ था तो इनका मृत्यु 1631 को हुआ था। 1631 को हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोइट इज डन। डन किस प्रकार के कवि हैं। अब पहला ऑप्शन है मेटाफिजिकल पोइट, दूसरा ऑप्शन है रोमांटिक पोइट, तीसरा है क्लासिकल पोइट और चौथा है ऑप्शन न्यू क्लासिकल पोइट। तो रोमांटिक पोइट भी नहीं थे, क्लासिकल या न्यू क्लासिकल पोइट भी नहीं थे। जॉन डन साहब जो है वह मेटाफिजिकल पोइट थे। अर्थात जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट के रूप में माना गया, मेटाफिजिकल पोइट। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड। जॉन डन वह लीडर था, वह पथ प्रदर्शक था एक नए प्रकार के गीतात्मक या काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक गीत का। उसे क्या कहा गया, उसे फ्री वर्ड्स कहा गया, ब्लैंक वर्ड्स या मेटाफोरिकल या मेटाफिजिकल। तो यहाँ पर देखिए, ये जो न्यू काइंड का लिरिकल और सैटिरिकल वर्ड्स जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया था उसे मेटाफिजिकल कहा गया, उसे मेटाफिजिकल कहा गया। ठीक है, उसे क्या कहा गया, मेटाफिजिकल कहा गया। अब देखिए, फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स जो है पार्टिकल डिवाइसेस हैं और मेटाफर जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है और मेटाफर से ही मेटाफोरिकल जो है एडजेक्टिव बना है। चलिए अब नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, जॉन डन वाज बर्न इनटू ए डैश फैमिली इन 1572 ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक पीरियड इन इंग्लैंड। जॉन डन का जन्म हुआ था किस परिवार में, हिंदूज या जोरोस्ट्रियनिज्म या रोमन कैथोलिक या ऑल सभी। जोरोस्ट्रियनिज्म मतलब होता है पारसी धर्म को मानने वाले लोग। तो जॉन डन साहब का जन्म जो है वह रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था और 1572 ईस्वी में पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम। अब उस वक्त इनका जन्म हुआ था जब वहाँ के सभी सिटीजन्स एंटी कैथोलिक थे। इंग्लैंड में उस वक्त सभी जो सिटीजन्स थे वे सभी एंटी कैथोलिक थे। चलिए हो गया अब क्लियर ये। अब ये जो क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के प्रणेता यह
पथ प्रदर्शक किसे कहा गया? तो जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन। तो जॉन डन को कहा गया मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री का लीडर कहा गया जॉन डन साहब को। ऐसे जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन और एंड्रयू मार्वेल, ये सारे भी मेटाफिजिकल पोएट्स ही हैं, लेकिन ये सभी फॉलो किए जॉन डन के राइटिंग स्टाइल को। नेक्स्ट, डन वॉज ऑर्डेंड। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डन वॉज ऑर्डेंड एज अ प्राइस्ट इन 1615 इन। जॉन डन साहब जो है वह 1615 ईस्वी में प्राइस्ट बने, यानी प्राइस्ट के रूप में ऑर्डेन किए गए, मतलब पुरोहिताभिषेक किया गया। कहाँ किया गया? एंग्लिकन चर्च में या रोमन चर्च में या लंदन चर्च में या वाशिंगटन चर्च में? तो एंग्लिकन चर्च में उसे प्राइस्ट के रूप में क्या किया गया? सम्मानित किया गया, पुरोहिताभिषेक किया गया। नेक्स्ट, हु पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। इनमें से कौन 2 बार नेवल एक्सपेडिशन में भाग लिए, अर्थात समुद्री यात्रा जो है के अभियान में 2 बार भाग लिए? टी.एस. इलियट, जॉन किट्स, जॉन डन और नन। तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन डन ने जो है वह 2 बार जो है नेवल एक्सपेडिशंस में भाग लिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ही स्टडीड, वह क्या अध्ययन किया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ एंड थियोलॉजी। तो वह विशेषकर लॉ एंड थियोलॉजी का अध्ययन किया था। लॉ मतलब तो जानते ही हैं, और थियोलॉजी मतलब होता है वैसा शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड की संरचनाओं के बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में और मानव का संबंध ईश्वर से, ये सारे थीम्स जो है जिस काव्य में संकलित होता है वह थियोलॉजी कहलाता है, या ब्रह्म विद्या कह सकते हैं इसको थियोलॉजी, या ब्रह्म शास्त्र कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टांजास आर देयर इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें कितने स्टांजास हैं? कितने स्टांजास? तो इसमें 5 स्टांजास है। 5 स्टांजास को हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा है। मतलब जो पार्ट 2 मेरा वीडियो था इस कविता का, उसमें हम लोगों ने 2 स्टांजास का अध्ययन किए थे, और जो पार्ट 3 मेरा वीडियो था इस कविता का, उसमें हम लोगों ने 3 स्टांजास का अध्ययन किया था। तो 5 कुल मिला करके 5 हो गया। अब जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वह है ए बिजी एंड लुक्रेटिव करियर, करियर इसको पढ़ेंगे आप, करियर was spoiled by Donne himself when he clandestinely married। अब देखिए जॉन डन का जीवन जो था वो बहुत ही बिजी था, लुक्रेटिव था। बिजी मतलब व्यस्त था, वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, वह लाभप्रद पद पर भी थे, उनका जीवन वृत्ति था बिजी और लुक्रेटिव। लेकिन उन्होंने अपने बिजी लाइफ या बिजी करियर या लुक्रेटिव करियर को अपने बर्बाद कर लिए, स्वयं बर्बाद कर लिए, जब वे क्लैंडेस्टिनली मैरिड, जब वे चुपके से वो शादी कर लिए। यानी जॉन डन साहब का जो बिजी जो करियर था, जो लुक्रेटिव करियर था, वह अपने आप बर्बाद कर लिए जब वे शादी किए। किससे? लूसी ग्रे से, एनी मोर से, एलिजाबेथ से या मेरी विल्सन से। अब किनसे शादी हुआ था? तो हम कविता में पढ़े थे कि जॉन डन साहब जो है एनी मोर से सीक्रेटली जो है शादी रचा लिया था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब 12 नंबर क्वेश्चन जो है, जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव डैश विदाउट अ डिग्री ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन जो है अपने रिलीजन के कारण, अपने धर्म के कारण उसे
उसे कोई भी डिग्री जो है प्राप्त नहीं हुआ। अब जोंडन साहब को कौन मतलब जो है जोंडन साहब जो है वह सबसे पहले जो है नामांकन करवाएं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन धर्म के कारण वहाँ भी उसे कोई डिग्री नहीं मिला। उसके बाद फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, धर्म के कारण, अपने रिलीजन के कारण वहाँ भी इसे डिग्री नहीं दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया आपका ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये गलत है आपका। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यानी अपने धर्म के कारण जो है, चूँकि एंटी कैथोलिक था उस वक्त जो था, इंग्लैंड पूरी एंटी कैथोलिक था और वह जो था कैथोलिक फैमिली से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री जो है उसे प्रदान नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन इज़ वेल नोन फॉर हिज, जॉन डन जो है किस लिए प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध है अपने किसके लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों प्रसिद्ध है जॉन डन? तो सॉन्ग्स एंड सनेट्स के लिए, या सेटायर्स एंड एलिजीज के लिए, या सरमन्स के लिए। तो ये तीनों के लिए प्रसिद्ध थे, सॉन्ग्स और सनेट्स के लिए भी प्रसिद्ध थे, सेटायर्स एंड एलिजीज के लिए भी प्रसिद्ध थे, और सरमन्स के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो जो सोनेट्स होता है वह 14 लाइन्स पोम्स होता है, उसके बाद सेटायर्स जो होता है वह कमेंटेटरी टाइप का पोम होता है, एलिजीज जो होता है वह मॉर्नफुल टाइप के पोम होता है, और सरमन जो होता है वह डिडक्टिक इन टोन होता है। हिंदी में इसको कह सकते हैं हम लोग उपदेशात्मक कविता। तो ये हो गया सरमन्स, ये सभी के लिए प्रसिद्ध हैं जॉन डन साहब। तो दोस्तों हम लोग 14वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज बिलीव्ड टू हैव बीन एड्रेस्ड टू। अब यह जो कविता लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वह किसको संबोधित करके लिखा गया है? तो ऑप्शन है हिज बिलव्ड, हिज फादर, हिज मदर और इमेजिन्ड बिलव्ड। किसको संबोधित करके लिखा गया था? तो यह कविता अपनी जो प्रेमिका है कवि का, उसको संबोधित करके लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज बिलव्ड हो जाएगा। और कवि की प्रेमिका स्वयं की पत्नी है, नाम है एनी मूर। क्या नाम है? एनी मूर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये जो तीनों देख रहे हैं आप, हिज फादर, हिज मदर, इमेजिन्ड बिलव्ड, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, 15 पर आइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए। अब ये जो कविता है वह क्या है? सेटायर है, या सोनेट है, या लिरिकल पोम है, या इलेजी है? तो यह जो कविता है वह लिरिकल पोम है। अब देखिए लिरिकल पोम क्या होता है। लिरिकल पोम वैसा कविता होता है जो सिंगल थॉट पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर यह जो कविता है वह लिरिकल टोन देता है, और यह एक सॉन्ग है, याद रखिएगा यह एक सॉन्ग है। यह एक क्या है? सॉन्ग है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक फॉर्म डिड डन नोट यूज? किस तरह के कविता या पोएटिक फॉर्म जॉन डन नहीं लिखे? तो देखिए जॉन डन जो है सॉन्ग्स एंड सनेट्स भी लिखे, उसके बाद सेटायर्स एंड इलेजीज भी लिखे, उसके बाद सरमन्स भी लिखे, लेकिन जो एपिक डायमेंशनल फॉर्म है उसका यूज़ अपने कविताओं में नहीं किए। कहने का मतलब ऐसे इसका अर्थ होता है महाकाव्य, यानी जॉन डन जो है एपिक डायमेंशनल पोम नहीं लिखे। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है मेरा, मेंस पावर इज डैश। मानवीय शक्ति कैसा होता है?
स्ट्रोंग होता है या फीबल होता है या अननोन होता है या वेरी स्ट्रोंग होता है? तो मानवीय शक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है, फीबल होता है। यानी फीबल कहिए या वीक कहिए या फ्रेल कहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, द पोइट इंटेंड्स, यहाँ पर देखिए इंटेंट से सटा हुआ है, इन जो है टेंट से सटा हुआ है। द पोइट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन, कवि जो है वह लॉन्गर जर्नी पर जाना चाहता है, किस से? अर्थ से, मून से, सन से या एरोप्लेन से? तो वह हो जाएगा सन से, सूर्य से। यानी सूर्य से भी अधिकतम वेग में या तीव्र चाल में वह अपने जर्नी का ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सन। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जो है वह जा रहे हैं अपने पत्नी को छोड़ करके। कहाँ जा रहे हैं? डेनमार्क या पोलैंड या जर्मनी या अमेरिका? तो यहाँ पर वह डेनमार्क नहीं जा रहे हैं, न पोलैंड जा रहे हैं। जॉन डन साहब जर्मनी जा रहे हैं जो कि यूरोप में है। ये एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप होता है और जर्मनी जो है वह एक आवश्यक कार्य का संपादन करने हेतु जा रहा है। और यह बात है 1611 की, 1611 की। ये भी ऑप्शन गलत। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है मेरा, वेरीनेस मीन्स। वेरीनेस मीन्स क्या होता है? अगलीनेस, टायर्डनेस, हैप्पीनेस या सभी? तो अगलीनेस जो है वो नहीं होगा, कुरूपता नहीं होगा। उसके बाद हैप्पीनेस मतलब खुशी भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा टायर्डनेस। टायर्डनेस मतलब होता है ऊब या थकान। तो आपका 20 का जो ऑप्शन होगा आंसर के रूप में वह होगा बी। उसके बाद 21वां नंबर का क्वेश्चन है, द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ, दाव, दी, दाइन, आर्ट इज। अब देखिए द हैथ या दाव या दी या दाइन या आर्ट का जो मॉडर्न स्पेलिंग है वो क्या है? मॉडर्न इंग्लिश में उसे क्या लिखा जाता है? तो देखिए यहाँ पर दो ही ऑप्शन हम दिए हैं। एक में है हैज, यू, योर्स, आर, और दूसरा में है हैव, हैज, ईच, एम, यू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका ए। अब देखिए हम कविता में जो है इसका जिक्र किए हैं। हैथ मतलब हो जाएगा हैज, दाव मतलब हो जाएगा यू सब्जेक्टिव केस में, दी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में यू, और दाइन जो है या पोजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा योर्स, और आर्ट जो है ये हो जाएगा आर आपका। ये क्लियर हो गया। चलिए 22वां क्वेश्चन जो है वह है, द पोइट इज बेटर देन। पोइट जो है किससे अच्छा है? स्टार से, जुपिटर से, कॉस्मोस से या सन से? तो सन से, क्योंकि वह तीव्रतम चाल में सूर्य से भी अधिक चलेगा और वह अपनी प्रेमिका तक वह पहुँचेगा। सूर्य जितना अधिक या तीव्र चाल से नहीं चलता है उससे ज़्यादा तीव्रता के साथ कभी अपनी प्रेमिका के पास जाएगा। तो यहाँ पर द पोइट इज बेटर देन किससे बेटर है? तो सन से बेटर है। उसका 23वां क्वेश्चन है कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। यानी इनमें से कौन जो है वह सौहर्ष जो है मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार है या स्वीकार करता है? तो ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट, जॉन डन और W.H. ऑर्डन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जॉन डन। ये जो है वह ग्लैडली जो है डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है। हम लोग पढ़े हैं, फॉर वेरीनेस ऑफ दी नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी। और उसके बाद जो लाइन है एक लाइन के बाद जो प्रिटेंडेड डेथ की बात किया गया है, प्रिटेंडेड डेथ, तो उस फ्रेज के आधार पर कहा जा सकता है कि जॉन डन साहब जो है ग्लैडली जो है डेथ को एक्सेप्ट किए हैं। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है,
कि हु कांट एट अनदर आवर वेन गुड फॉर्चून फॉल, जब मानव को जो सुख प्राप्त हुआ है उसमें एक क्षण की भी वृद्धि नहीं किया जा सकता है। तो खैर यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि गुड फॉर्चून जब फॉल होता है तो कौन उसमें एक क्षण की भी एडवांसमेंट नहीं कर सकता है, वृद्धि नहीं कर सकता है, बिलव्ड या लवर या पॉइट या मेन। तो मेन हो जाएगा इसका आंसर। मेन के पास इतना साहस नहीं होता है कि वह खुशियों के दिन या पल को बढ़ा सके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर मेन। 25वां क्वेश्चन है, इज द पॉइट गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही इज टायर्ड। क्या कवि जो है वह अपनी प्रेमिका से या को छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि वह उससे ऊब गए हैं। अब देखिए आंसर, यस नो कंट से नन, तो यहाँ पर हो जाएगा नो, यानी कवि जो है वह अपनी प्रेमिका से नहीं ऊबे हैं। नेक्स्ट जो है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डजंट हैव। अब सन के पास कौन कौन से चीज़ नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है सेंस एंड डिज़ायर, दूसरा ऑप्शन है विट एंड ह्यूमर, तीसरा ऑप्शन है विल एंड वू, और चौथा ऑप्शन है लॉस एंड प्रॉफिट। तो कभी जो है कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में कहते हैं कि सूरज के पास न तो सेंस होता है, न कोई भावना होती है, न कोई डिज़ायर होता है, न अभिलाषा होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये सेंस एंड डिज़ायर। विट एंड ह्यूमर मतलब होता है, विट मतलब होता है चतुराई, और ह्यूमन मतलब होता है हंसाने की शक्ति, और विल एंड वो मतलब होता है सुख और दुख, और लॉस एंड प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और हानि, या प्रॉफिट एंड लॉस कहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्पीकर्स ब्लड डिकेज वेन द बिलव्ड। अब देखिए स्पीकर का ब्लड जो है वो डिके होता है, क्षय होता है, वेन द पोएट जब उसकी प्रेमिका सब मतलब होता है सिसकना, सिसकती है या रोती है, आहें भरती है, लेमेंट मतलब वो लेमेंट मतलब पछताना, पछताती है। तो देखिए यहाँ पर आप कविता का लाइन पढ़िएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। ब्लड जो है वो डिके होता है जब वह रोती है, जब वह रोती है। वेन द वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके लाइन है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पाइए, द स्पीकर सोल गो अवे वेन द बिलव्ड साई रिपेंट वीप। अब देखिए कवि की जो प्रेमिका है वह क्या करती है कि कवि में मौजूद जो शोल है वह खुद से जुदा हो जाता है। वो कौन ऐसा एक्टिविटी करती है, तो वह साइन करती है, यानी जब वह आहें भरती है। वेन दाउ साइस्ट नोट विंड बट साइस्ट माई शोल अवे, यह कविता का लाइन है। तो जब भी कवि की प्रेमिका आहें भरती है तो कवि को ऐसा लगता है कि उसके जो शोल है वह बाहर जा रहे हैं, अर्थात वह मृतवत जो है वह महसूस करता है। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट अवे। किस तरह के लवर्स जो है एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते। क्यूट लवर्स, ट्रू लवर्स, रोमांटिक लवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू लवर्स। जो ट्रू लवर्स होते हैं वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। उसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे कविता के लाइंस यहाँ पर दिए हैं और कहे हैं कि ये सारे लाइंस जो है किन कविताओं का है, किन कविता का है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर आपको 4-5 लाइंस एक में ही मिला करके नहीं दिया जाएगा, वहाँ एक लाइन जो है सिर्फ दिया जाएगा। सिर्फ हम आपके प्रैक्टिस के लिए जो है बहुत सारे लाइंस को एक ही क्वेश्चन में समाहित कर दिए हैं। देखिए, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, मान चलिए कि यह एक लाइन है।
ओ हाउ फीबल इज मीन्स पावर। अब आपको क्वेश्चन दे देगा हाउ फीबल इज मीन्स पावर इज ए लाइन फ्रॉम। अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो प्रत्येक यहाँ पर हम दे दिए हैं सुविधा अनुसार, अपने सुविधा अनुसार, लेकिन आपको जो है इन सारे लाइंस का अध्ययन कर लेना है और आपको तय कर लेना है कि ये सारे लाइंस अगर आप देखेंगे तो वह स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का ही होगा। तो देखिए हम लाइन दिए हैं ओ हाउ फीबल इज मीन्स पावर, लाइन दे दिए हैं ये वाला। उसके बाद ही हैथ नो डिजायर नो सिंस, ये लाइन हो गया आपका। लेट नॉट द डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, ये एक लाइन हो गया। स्टैंड नाइट द सन वेंटेंस एंड एट इज हियर टुडे, ये भी एक लाइन हो गया। व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, यह भी एक लाइन हुआ। फॉर वेरीनेस ऑफ दी नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी, यह भी एक क्या है लाइन है। तो ये सारे लाइंस जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए कविता को आप बढ़िया से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि कोई भी लाइन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो जो महत्वपूर्ण था हम लिख दिए हैं, इसका अध्ययन आप स्वयं कर लें। तो दोस्तों अब यही 30 क्वेश्चंस के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और आज आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पर आधारित या जो कविता है उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बन सकता था मैंने 30 क्वेश्चंस का जिक्र किया हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones.